नमस्कार, मैं प्रताप नाइक। जी न्यूज़ का खास शो जनसंवाद में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में और देश के विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो डिस्कस करने के लिए यहां पर पहुंचा हूं। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या उनको देश में मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, राज्य का मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, सिटी का मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे बोलिए, आपके देश में यहाँ पर क्या मुद्दा महत्वपूर्ण आपको लगता है? कौन सा मुद्दा है जो आप उठाना चाहती मुझे लगता है कि आजकल सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसा हम देखते हैं तो महिलाओं के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं, तो हम पहले देखते हैं कि हाफ टिकट बसों में अगर महिलाएं प्रवास करती है तो उनके लिए हाफ टिकट ये एक योजना है। तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ और एक अभी एक योजना आई है लाडली बहन। तो मुझे लगता है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाता है तो ये योजनाएं जो है ठीक है, लेकिन 1500 रुपये मिलते हैं। तो ये जो योजनाएं हैं तो ये महिलाओं को विकलांग बनाता है। तो महिलाएं क्या कर रही, ठीक है कि भाई हमें 1500 रुपये महीने के लिए मिलते, तो वो कुछ काम वगैरह नहीं करती। हाँ, फ्री में मिलता है ना, तो फ्री का लूट लेती है, मतलब फ्री का लेती है और काम वगैरह कुछ नहीं करती। तो वो एक तरह जनता को विकलांग बनाती है। सरकार विकलांग बनाती है। सरकारी योजना है जो इलेक्शन के टाइम पे अनाउंस करते हैं, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं विकलांग बनाती है। सरकार, महाराष्ट्र सरकार हो या बाजू का कर्नाटक सरकार हो, वहाँ पर बसों में महिलाओं के लिए फ्री यहाँ पर बस दिया है। सबसे पहले मैं सर राजनीति पर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा राजनीति का है। वर्तमान में हम राजनीति को देखते हैं तो जो पहले राजनीति या चुनाव होते थे वह अभी नहीं रहे। अभी हाल ही के चुनाव सिर्फ जुमलों और पैसों पर चल रहे हैं। जैसे कि देखते हैं कि उन्होंने कहा कि लाडली बहन, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने है, सिर्फ मुझे लगता है कि ठीक चुनाव के पहले 1 महीना पहले यह घोषणा जारी की और साथ में वो घोषणा और महिलाओं को 1500 रुपये दिए। वैसे ही अभी हम बिहार में देखते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसा नहीं, देश के हर राज्य में, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो चाहे वो बीजेपी की हो। क्योंकि हम कर्नाटक, शुरुआत वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश से ही हुई थी। हम देखते हैं कि बिहार में चुनाव के पहले 10,000 रुपये महिलाओं को बांटे गए। ऐसे चुनाव, यानी कि जो लोग मतदान कर रहे हैं, जिनका लोकतंत्र का अधिकार है, वह उनसे पैसों से खरीदा जा रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि इन सब मामलों से जो लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र को हम सबसे ऊपर देख रहे थे, वह अभी खतरे में है। तो मुझे लगता है कि ये सब जब तक हमारे हाथ में है, हम युवाओं के, हमें आगे बढ़कर इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। सरकारी योजनाएं जो लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती है, ऐसे योजनाएं बनाई जाती है। क्या मुद्दा आपको देश में लगता है, क्योंकि पूरे सेंटर में हो या राज्य में हो? सर, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें बेरोज़गारी पर बोलना चाहिए। पिछले 12 साल से मोदी सरकार है, लेकिन बेरोज़गारी छोड़कर सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और बेरोज़गारी संसद में भी जो भी अधिवेशन हो जाते हैं, उनमें भी हमारे सांसद हो, हमारे महाराष्ट्र की तरफ से हो या अन्य राज्यों से हो, वो बेरोज़गारी छोड़कर सभी पर बात करें। मेरे हिसाब से बेरोज़गारी 2 प्रकार की है। हम सारे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे मतलब हमें PhD के शोध छात्र हैं, तो हमारी समस्याएं अलग है। बेरोज़गारी में हम अलग प्रकार से थे, लेकिन हमें आगे जाकर क्या करेंगे उसके बारे में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। वो बोलना चाहिए। मेरी तरफ से संसद को अनुवाद है, मेरा एक ऐसा कहना है कि वह हमारे बेरोज़गारी पर संसद में बात करें। कोई संसद बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा, ऐसा आपको लगता है? नहीं। कौन सा मुद्दा आपको बड़ा लगता है जो ज़्यादा एस्टेब्लिश होना चाहिए? अभी देसाई सर जी ने हमारे बेरोज़गार के बारे में बताया है। तो मुझे लगता है अभी की संसद चल रही है, सेंट्रल में चल रही है, वहाँ पे राघव चड्ढा जी, एक आम आदमी पार्टी के जो नेता है, वो शिक्षित लगते हैं हमें। मेरे ख्याल से मुझे जब तक जहाँ से पता चलता है या मुझे राजनीति जहाँ से समझ में आ रही है, उसमें से मेरे लिए तो ऐसा पहला नेता है जो कि गरीबों या जो मिडिल क्लास लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है। जैसे कि रिचार्ज हो या हमारे छात्रों की जो एग्ज़ाम फॉर्म हो, लाखों करोड़ों पैसे उनको मिलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग या कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी उनका पैसा कहाँ पे जाता है, वो हमें वापस मिलना चाहिए जो चड्ढा जी ने किया है। और वैसे ही जो राजनीतिक है, हम उनको वोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। वो बाकी का कुछ योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं
जो उनके बारे में उनको कुछ मिलता हो वो उस योजना के बारे में हमारे जो राजनेता है उनका नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, वो उनके बारे में बोलते हैं ताकि उनको वो मिल सके। लेकिन ये जो राघव चड्ढा जी है वो जो मुद्दे जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अभी, वैसे हर एक नेता को करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, संसद में बोलने वाला नेता अगर शिक्षित होगा तो शिक्षा और रोजगार के बारे में वो बोलेगा ही बोलेगा। अगर शिक्षित आदमी शिक्षित होगा तो ही उसके प्रश्नों में आवाज़ होगी, वो प्रश्न मुद्देसूद होंगे, क्योंकि अगर आपके प्रश्नों में आवाज़ होगी तो ही वो प्रश्न उठाए जाएंगे। आज हम इतनी भीड़ में यहाँ पर बैठे हैं, हम उच्च शिक्षित हैं, एमए पीएचडी या डिग्री लेना कोई साधारण काम नहीं है। आज महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, युवा शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षित के बाद में रोजगारी कहाँ है? और संसद जब चुनाव आते हैं तो योजनाएं आती हैं, 1500 रुपये भीख भी दिए जाते हैं महिलाओं को, लेकिन शिक्षा के लिए सरकार क्या करती है? आज हम देख सकते हैं केरल में ग्रेजुएशन मुफ्त कराया जा रहा है, महाराष्ट्र में पहली से 10वीं तक की शिक्षा भी मुफ्त नहीं है, 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त है। वो भी उसमें भी अगर आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही वो आगे जाकर कुछ ना कुछ तो सीखेगा। अगर अंग्रेजी भी नहीं सीखेगा तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? और हमारी तो यह मैत्रीण है सुनीता मैडम जी, सीटीईटी टीईटी गवर्नमेंट की बहुत सारी परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की हुई हैं, एक अच्छी शिक्षित उच्च शिक्षित टीचर हैं वह, लेकिन आज भी इस बेरोजगारी के और इस पूरे सिस्टम की वह शिकार बनी हुई है, और हम सभी भी इसी के एक शिकार हैं। देखते हैं कि बेरोजगारी है, बाकी महंगाई के मुद्दे है, देश भर में ये सब कुछ मुद्दे हैं। राज्य में क्या लगता है आपको? राज्य में जो बेरोजगारी है उसी के ऊपर सरकार एक दोनों योग्य अयोग्य दोनों बाजू से हमें विचार करना चाहिए कि रोजगार राज्य सरकार की योजनाएं जो है वो पूरी तरीके से योग्य है, लेकिन सामान्य लोगों तक वो पहुंचती है। राज्य सरकार उसी के ऊपर राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं, वह सामान्य लोगों तक पहुंचती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो माहौल है यह कम होना चाहिए। इसके ऊपर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। इसी के माध्यम से थोड़ा बदलाव आएगा कि सामान्य लोगों की जो योजनाएं सामान्य लोगों से लोग छीन कर आपसी में जो चर्चाएं करके जो आपस में बांटा जाता है यह कम होना चाहिए। इसमें राजकीय क्षेत्र और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे परिसर का जो कल्याण है वह किस तरह से करना चाहिए। यह रचनात्मक कार्य होना चाहिए। होना चाहिए। आप सीमावर्ती भागों से बिलोंग करते हैं, क्या समस्या लगती है आपको? क्या आपका मुद्दा है? सर जी, मैं कर्नाटक स्टेट बाउंड्री पर हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बाउंड्री पर, लेकिन समस्या ये है कि हम कर्नाटक से राज्य से हैं, लेकिन हमें कन्नड़ नहीं आती है, इसलिए हम पढ़ लिख कर भी रोजगार से वंचित है। उधर फॉर्म भरना होता है तो 10वीं पास होना पड़ता है कर्नाटक से, और कन्नड़ भाषा आना पड़ता है, इसलिए हमें कन्नड़ नहीं आती। इसलिए तो केंद्र शासन से निवेदन है कि उसमें हिंदी ऐड कीजिए ताकि हमें उसमें रोजगार की संधि उपलब्ध हो सके, इतनी आशा है मुझे। सीमावर्ती ठिकानों पर जो कुछ इश्यूज है उन्होंने कहा, आपका मुद्दा क्या है? क्योंकि देश भर में बहुत सारे मुद्दे हैं। सर, बात अगर बेरोजगारी की चल ही रही है तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी बेरोजगार हैं, और इसका एक ही कारण है, यहाँ पर जो भी बैठे हैं वो शिक्षित बेरोजगार है, अशिक्षित बेरोजगार नहीं है। हम इतनी शिक्षा प्राप्त करते हैं फिर भी हमें सरकार की ओर से कोई भी रोजगार नहीं मिलता है। इसका एक ही कारण है कि सरकार ही इसका कारण है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो नेट सेट जैसी इम्तिहान है, या अगर एमपीएससी यूपीएससी जैसी इम्तिहान को भी अगर आप देखते हैं तो नेट सेट को ही हाल ही में देख लीजिए आप, 12 साल से लेकर के ज़्यादा हो गए, अभी तक भर्तियाँ शुरू नहीं हुई है, भर्तियाँ अभी तक नहीं की गई है। इसका कारण एक ही है कि सरकार है। और इसका यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इसमें से कई लोग आज वर्तमान में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर कितने तो शिक्षक अध्यापक जो है बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं है, नेट सेट करके सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट जॉब नहीं है। इसका एक ही परमानेंट जॉब। बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया है। केंद्र और राज्य सरकार से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरह से आपको दिखता है क्या? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि सर ये जो बात है थोड़ी बहुत दिखाई देती है कि
बहुत सारी समस्या है। आज बेरोजगारी की समस्या है। नेट एग्ज़ाम जैसे लोग पास करते हैं, लेकिन उन्हें सहायक प्राध्यापक के रूप में कहीं भी मौका नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत कुछ ऐसा पेमेंट दिया जाता है कि जो उनका पेट भी नहीं पाल सकता सर। और आज मैं देख रहा हूँ ऐसी स्थिति है, सरकार ने 5,612 अभी भर्ती जारी की है, मतलब अभी निकाली नहीं है विज्ञापन, उसका कोई आया नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति आ जाए। लोगों का 40-45 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन बेरोजगार है। लेकिन ऐसी बेरोजगारी देखी जाए तो सभी को अवसर मिलना चाहिए। और जो दूसरी है प्रदूषण की समस्या है, आज भी देखी जाए तो बहुत सारी जगह पर फैक्ट्री लगाई गई है। जो पानी, मैल, कचरा जो निकलता है, तो सबसे वातावरण दूषित हो रहा है। मतलब ये विज्ञापन तो ठीक है, दूर की बात है, लेकिन प्रदूषण ये बहुत बड़ी जटिल समस्या होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है सर, ये सरकार ने इस पर कुछ योजना बनानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? आज तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो सुशिक्षित लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो अशिक्षित लोग हैं वो संसद में बैठे हुए हैं। उनको ठीक तरह से वो अपना जो निवेदन है वो पढ़ना नहीं आता। हमने देखा है सांसद में किस तरह से उन्होंने शपथ ली थी, शपथ तक उनको लेने नहीं आ रही थी। वो लोग सांसद में हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? ये मेरा मुद्दा है कि आपका सवाल है। और कुछ छात्रा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, आपका कौन सा मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है? आपको कौन सा मुद्दा रखना है? मुझे सभी के सामने एक मुद्दा रखना है, महिला सुरक्षा का। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जब छत्रपति राज्य था, तब किसी भी महिला की तरफ आग उठाकर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में न गांव में न शहर में, हर जगह पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में सरकार ने पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कठोर कुछ तो कायदे बनाने चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो बलात्कार जैसे गुनाह करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में यदि ऐसी कुछ चीज़ें होती तो उनके साथ जो किया जाता था उसी प्रकार का न्याय आज के ज़माने में होना जरूरी है। क्योंकि हमारे बारे में अगर बताया जाए तो कुछ साल पहले हम, आज की जो पीढ़ी, ये जो पीढ़ी है, यह जब स्कूल को जाती थी तो 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर हम चलकर जाते थे। खेतों से, खलिहानों से ऐसे ही घूमते हुए जाते थे, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं था। लेकिन आज हमारी बच्चियों को घर से बाजू में ही अगर स्कूल हो तो भेजने के लिए डर पैदा हो रहा है। तो हमारी बच्चियों की, हमारे भविष्य की, देश को यदि आप 50% महिला आरक्षण देते हो, 50% यदि देश का जो गाड़ा है वो चलाने के लिए एक पहिया मानते हो, तो हमारी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वह कौन लेगा? सरकार ने इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए जैसे 1500 रुपये हर महीने भेजने का जो योजना बनाई है, इससे बेहतर होता कि वो अगर महिलाओं के लिए, बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनाते तो हमें ज़्यादा खुशी होती उससे, कि हमें लगता है कि सच में हम उनकी लाडली बहन हैं। इस तरह। ठीक है, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार है, लैंगिक अत्याचार किए जा रहे हैं, वो है, वो छोड़ के और कुछ आपको मुद्दा? सर, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन जो अब बढ़ रहा है, बढ़ती गर्मी, या फिर जो भी हम नदियों की स्थिति अब देख रही है, गंगा नदी की तो हम देख ही रही है कि वहाँ पर पहले नहाते थे और पवित्र कहते थे, पर आज वहाँ पर जाने से बीमारियाँ फैल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? सरकार को उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए कि बस कागज पत्री या फिर बोलने से अच्छा वो वास्तव में उतर आए कि नदियाँ साफ होनी चाहिए। अभी कोल्हापुर हो या कोल्हापुर की पंचगंगा हो, हाँ, रिवर हो, वो भी पोल्यूशन हो रहा है बहुत सारा। अर्जुनवाड़ गांव में तो यहाँ पर देखा कि लोगों ने पाइपलाइन खोद दी। हाँ, लोगों में असंतोष फैल रहा है। यस सर, हम देखते हैं पंचगंगा के हाल कैसा है कि वो इतनी दूषित, मुझे लगता है कुछ तो लिस्ट आई थी, उसमें पंचगंगा के भी नाम था कि वो इतनी प्रदूषण है। तो सरकार का भी यह काम है और साथ ही देश के नागरिकों को भी काम है कि उसे सुधारे, या फिर खुद से, अगर मैं खुद अगर गंदगी नहीं करूँगा तो दूसरा भी नहीं करेगा ना। पहले अपने से शुरुआत करो, बाद में दूसरों को बताएंगे। हम देखते हैं कि कोल्हापुर में पंचगंगा नदी है, कृष्णा नदी है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। आपको क्या मुद्दा लगता है जो महत्वपूर्ण है और किस तरह से आप रखना चाहते हो? पंचगंगा पोल्यूशन है, इसलिए लोग जवाबदार है, इसलिए अतिक्रमण बढ़ रहा है।
हाँ वस्ती का हो रहा है, बिल्डिंग का हो रहा है, और इन्वायरमेंट इसलिए ख़त्म हो रहा है, इसलिए पोल्यूशन पंचगंगा हो रहा है। और मेरे को लगता है कि कोल्हापुर की जो राजनीति लोग हैं, नेता, वो नेता ध्यान देने चाहिए इस स्थानिक प्रशासन असो किंवा नेता हो असे, इसमें ध्यान देना चाहिए। अभी ये पोल्यूशन है कोल्हापुर की, तो इतना गंभीर परिस्थिति है पूरे महाराष्ट्र में ऐसा लगता है। कोल्हापुर तो हमारा ऐतिहासिक वारसा बोलते हैं मराठी में हम उसको, ऐतिहासिक वारसा, इतना पर्यटन स्थल वगैरह यहाँ पे है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और उसके बाद नागरिक आते हैं। हम तो नागरिक हैं, हम तो उनको इलेक्टेड करते हैं, अपने वोट वगैरह देते हैं, उनका काम है ना कि कोल्हापुर को यहाँ से यहाँ ऊंचा रखे, लेकिन उतना अभी उपलब्धि कोल्हापुर ने नहीं हासिल की। आप देखिए तो कोल्हापुर की जो रोड है, सबसे खराब रोड मुझे कोल्हापुर के लगते हैं। मैं कोल्हापुर से हूँ, यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, इनका सहवास रहा है। उन्होंने ये नगरी स्थापित की है शाहू महाराज जी ने। तभी भी कोल्हापुर की जो रोड है बनाते हैं, जब उनका इलेक्शन वगैरह आता है तब बनाते, इलेक्शन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली रोड खराब ही होते हैं। और उसके बाद हमारे महाशय ऐसी भी होती है कुछ ऐसे जो रोड बनने के बाद दूसरे दिन खोदने जाते, तभी उनको सोचता है कि अरे यहाँ की पाइपलाइन खराब है। आप पैसे निकलवा लेते हो, रोड करते हो, या हमारी जान लेने पर तुले हो, ये भी आपको सरकार को देखना चाहिए। आप कौन सा मुद्दा रखना चाहती हो, क्योंकि आप पढ़ रही हो, लिख रही हो, घर में बहुत सारे माता बहन हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको कौन सा मुद्दा? हमारी शिक्षण व्यवस्था पर बोलना चाहूँगी। हम देखते हैं कि परंपरागत चलते आ रहे हैं, हम शिक्षण व्यवस्था पर ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि किताब में कोई पाठ है तो हमें वही पढ़ा रहे हैं, पर यह गलत है, क्योंकि आजकल प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ बैठे सभी अध्यापक हैं, पर अध्यापकों ने आज तक कौन कौन से स्किल हमारे यहाँ पाए हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है और उसमें कोई ना कोई स्किल होता है। वो स्किल अगर वह इस जगह पर आकर प्रोग्रेस करता है तो वह बाहर जाने पर उसे नौकरी ना ढूंढनी पड़े, वह अपने स्किल की वजह से कोई दूसरा रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा आपको क्या लगता है? मेरा ऐसा मतलब मुद्दा है कि आर्थिक बजट पर बोलना चाहूँगी। जो भी केंद्र सरकार ने हमारा आर्थिक बजट तय किया, उन्होंने बहुत सी सुविधाओं के बारे में हमें बताया, लेकिन उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कोई मतलब बजट में ऐसा मुद्दा नहीं लिखा है उन्होंने। और तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने उस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें सवाल भी पूछा गया था, लेकिन उनका कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जिससे आम जनता या फिर जो हमारे किसान है वह उन्हें यह दिलासा मिले कि उनके लिए भी केंद्र सरकार ने कुछ सोचा है, कुछ सुविधाओं का उन्होंने उनके लिए भी कोई उपलब्ध कराई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आर्थिक बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ तो सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बैठे मतलब सबकी खेती है, तो मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिए बजट बनाना चाहिए। यहाँ पर भारत में कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, कृषि क्षेत्र पर ही भारत टिका है, इसलिए कृषि बजट पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। कौन सा मुद्दा है आप जो उठाना चाहते हैं? अभी कृषि पर बात चल रही, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी सर। मैं एक छोटे से गांव में हूँ और मैं किसान की बेटी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे एक प्राइस लिखा होता है, तो हम उससे नहीं बोलते कि इस प्राइस को कम कर दो, वो फिक्स रेट होता है। कोई भी मॉल में, रिलायंस मॉल में जाओ या कोई भी मॉल में जाओ, तो मैं किसान की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंगूर की खेती है, तो अगर हम बाहर, जब वो मनु के जो मराठी में बेदाने बोलते हैं, तो हम बाहर देशों में भेजते हैं तो उसका रेट जो है बढ़ जाता है। जब हमसे खरीदते हैं तो 200 या 250 मतलब रेट कम करके लेते हैं, तो ऐसा क्यों? इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आपका कहना है। आपको कौन सा मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, कौन सा सवाल आपको महत्वपूर्ण लगता है? सर, आज सवाल के तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो भी विधानसभा के उम्मीदवार हो, आमदार हो, खासदार हो, बस बात करते हैं, हम शिक्षा के ऊपर हे करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, लेकिन आजकल कोई नहीं करता सर। और जैसे देखता हूँ कि आज हम देखे जाए तो कोल्हापुर से रत्नागिरी का रोड हो, हाईवे हो, तो वहाँ जाकर बहुत दुर्घटना हो रही है सर। तो इसके जैसे देख रहा हूँ कि सर वहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिल रही,
मैं जब भी मेरे गांव जाता हूँ तो हर रोज़ कोई ना कोई तो दुर्घटना होती है, कोई तो उस पर अपना जान जाती है। तो मुझे लगता है कि उसमें अच्छे से अच्छी सुविधा हो और शिक्षण व्यवस्था पर भी थोड़ा सभी पर ध्यान देना चाहिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? शक्तिपीठ महामार्ग का भी जोरों से महाराष्ट्र में चर्चा शुरू है। सर मुझे लगता है कि जो भी मार्ग अभी तैयार हो रहा है ये सिर्फ ना कि नेताओं की सुविधाओं के लिए हो, ताकि सामान्य जो जनता है उस जनता का विचार करके भी ये जो सुविधाएं हो जो या रास्ते हो ये बनाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। सर शक्तिपीठ को लेकर मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरत है, जो मेरे मित्र ने कहा कि हमारे यहाँ रास्ते नहीं हो रहे, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ रास्ते होने चाहिए। और हमारी सरकार जो है जहाँ ज़रूरत है वो बाजू में रहकर जिनको वहाँ उनको चाहिए वहाँ जगह पर रास्ते बना रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार उन्होंने रास्ते बनाने चाहिए। ज़रूरत के अनुसार आपको क्या लगता है? आप अलग थोड़ा सोचते हो? मतलब शक्तिपीठ के बारे में या नहीं, आपको कौन सा मुद्दा? हाँ, मुझे अभी मैं हाल ही में सुना है कि अब कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ये डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है कर्नाटक में उनको पर मंथ जब तक मतलब उनको जॉब नहीं मिलती तब तक उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। हाँ सर। और महाराष्ट्र के मतलब स्टूडेंट को कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सुविधा। और मतलब वोटिंग के पहले मतलब कुछ दिन पहले वो बताते हैं कि वो लीडर जो है वो बताते कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वोटिंग के बाद वो ध्यान भी नहीं देते उनकी तरफ। और मैं देख रहा हूँ कि इतना डिफरेंस क्यों है कर्नाटक में और मतलब महाराष्ट्र में। मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट का उस पर ध्यान नहीं है और उनकी सरकार मतलब वो मतलब भेदभाव कर रही है भारत सरकार, उसमें थोड़ा मतलब डाउट है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? कि बोलिए कि मोदी सरकार है केंद्र में, राज्य में फडणवीस सरकार है, दोनों सरकारें ठीक तरह से काम कर रही है ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो काम नहीं कर रही। क्यों नहीं लगता? वो इसलिए लगता है कि किसी राज्य को या किसी देश को चलाने के लिए दोनों सरकार के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि राज्य सरकार एक बात करता है और मान लीजिए कोई एक रास्ता बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें होता क्या है कि आधी रकम सरकार केंद्र सरकार देगी और आधी रकम देगी केंद्र सरकार देगी। तो उनमें होता है क्या है कि उन दोनों में बातचीत न होने के कारण यह एक मतलब कहूँगा कि दूरियां उन दोनों में आती है। और इसी कारण होता क्या है कि आम जनता के लोगों के पास ये पूरी तरह उनकी सुविधा के लिए ये काम नहीं करता। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों को एक साथ काम करना ही जरूरी होना चाहिए। क्या लगता है आपको देश में अभी फिलहाल कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण लगते हैं? कि हमने देखा कि सभागृह में मतलब लोकसभा में राहुल गांधी ने अलग मुद्दा पेश किया, राघव चड्ढा ने अलग मुद्दा पेश किया, हर एक व्यक्ति अलग मुद्दा पेश कर रहा है, सरकार कह रही है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार अपनी जगह पे ठीक है। जो विरोधी पक्ष का नेता होता है वो अपने विचार वहाँ पर व्यक्त करता है, जो सत्ता पे व्यक्ति होता है वो अपने विचार व्यक्त करता है। जो विकास की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हो रहा है वो जो एक तरफ बदलाव हो रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार जो योजनाएं बना रही है वो पूरी तरीके से सामान्य लोगों तक पहुंच रही है। और विकास के अगर बात की जाए तो रास्ते वगैरह महामार्ग वगैरह है वह भी हो रहे हैं। एक तरफ हमें औद्योगिक क्षेत्र से शिक्षा क्षेत्र में और क्रांतिकारी बदल जो है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो सवाल है हमारे सामान्य लोगों के संसद में पेश किए जाते हैं, ये चंद वाद विवाद की वजह से कुछ सवाल ऐसे भटक जाते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के हित में वहाँ पर सवाल रखे जाते हैं। ये वाद विवाद की ओर जो हम घिरे पड़े हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम उस मुद्दों को आकर्षित उस एक शब्द को अपने ध्यान में रख कर ऐसा चल रहा है, ऐसे लोग भटक रहे हैं। जो मूल रूप से देखा जाए तो विकास हो रहा है। हाँ, आपका क्या लगता है कि कुछ लोगों ने बोला कि विकास हो रहा है, विकास जिस तरह से हो रहा है वो आपको पसंद है? अभी कि विकास हो रहा है, कहाँ विकास दिख रहा है हमको? मुझे तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जो सामान्य लोगों की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं सामान्य लोगों तक पहुंचती है, लेकिन मेरा कहना वैसा नहीं है। वो सामान्य योजना तक लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। वो जो बीच के जो दलाल है ना, जो दलाल वो योजनाओं को खा जाते हैं और कुछ ही लोगों तक वो योजनाएं पहुंचती है। जिस लोगों तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है।
और उन्होंने और एक मुद्दा उठाया है कि विरोधी पक्ष ऐसा बातचीत करने से कोई फायदा नहीं, विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में ऐसा प्रवृत्ति किया है, विरोधी पक्ष होना उस संसद में आवश्यक है, ताकि जो अभी सरकार स्थापित है उस सरकार को समझ में आए कि वो किस वे से जा रहा है, वो ठीक वे से जा रहा है कि जनता को और भी कोई परेशानी है। जनता को जो भी कुछ परेशानी होती है वो विरोधी पक्ष क्या करता है, सरकार के सामने रखता है जो अभी प्रेजेंट में है। तो इस पर ध्यान जाना, जो योजनाएं आप बोलते हैं ना, आपकी जो इलेक्शन वगैरह आता है तब आप योजनाएं निकालते हो, बेरोजगार के ऊपर आप कुछ नहीं बोलते हो। अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था पहले, जब 2014 के पहले मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ किए लेकिन कुछ बचे हैं। और जब अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा लगता है मुझे, वो छोड़कर बेरोजगारी का, हमारी 1962 को हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, कई हजार वर्ग किलोमीटर, अभी मुझे वो आंकड़ा ध्यान में नहीं है, लेकिन वो अभी अक्साई चीन नाम उसको बोलते हैं, जो उत्तर भारत में है, वो अभी भी चीन के कब्जे में। उसके बारे में आप कुछ बोलते हैं क्या? चीन की जब बात आती है, हमारे आर्मी के जवानों को वो मार कर जाते हैं, लेकिन हम रिप्लाई में कुछ नहीं करते हैं। पाकिस्तान कई बार हमारे ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन ये जो आपकी पॉलिसी है ना, पहले हम आक्रमण नहीं करेंगे, हमारे जो अणुबॉम्ब है या परमाणु जो शक्ति है किस लिए बने हम, ऐसे ही है। आपको कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा, और इस बार ऐसा रिप्लाई दो कि उनके ना 10 पुख्ते भी याद रखे, उनके पीढ़ियाँ याद रखे, ऐसा दो, क्योंकि हमारे जवान यहाँ पे मर रहे हैं। और वो जो जवान है वो किसी बिजनेसमैन का जवान नहीं है, जो खेतीबाड़ी करता है, गरीब के घर का वो जवान है, वो मरता है वहाँ पे। ये लोग नहीं मरते, जो ऑफिस में बैठते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो नहीं मरते। हमारे जैसे सामान्य जो लोग हैं ना, वो वहाँ पे मरते हैं। मुझे बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। हम देखें, कोल्हापुर से अगर पुणे जाना है तो लगभग 6-7 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक जाम हाल होता है। क्या सिटियों में जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे इश्यूज शॉर्ट आउट करना चाहिए? ऐसे इश्यू नक्की शॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि कोल्हापुर से पुणे जाता है तो 6-7 घंटे लग जाता है, और हाईवे जो अच्छा बना गया था वो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाता है। और दूसरा मुद्दा है कि जे अभी महाराष्ट्र में जे राजकीय चल रहा है, तो वो राजकीय बहुत ही अलग हो रहा है, लोगों की दिशा भूल कर रहा है और विकास के मुद्दे छोड़ देता है। विकास के मुद्दे छोड़ रहे हैं, सरकार आश्वासित करती है लेकिन विकास के मुद्दे छोड़ देते हैं, ऐसा कहना है। कोल्हापुर के बारे में खासकर बोलना चाहूँगी। जब भी चुनाव होता है और चुनाव का जब भी नतीजे आते हैं, तब हर कोई वहाँ पे जो चुनकर आता है वो नेता बोलता है कि महालक्ष्मी के टेम्पल के विकास के लिए 100 करोड़ का या 100 कोटि का हमने निधि लाया, लेकिन आज तक महालक्ष्मी के मंदिर का विकास नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं वह इतने बड़े बड़े खड्डों से जाते हैं कि जब भी कोई बाहर से कोल्हापुर में एंट्री करता है तो वो यहाँ से जिंदा वापस जाएगा कि नहीं, इतना भी पता नहीं है। आप अगर उन नेताओं को हमारे कोल्हापुर में ऑटो में बिठाकर घुमाना चाहिए, फिर उन लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं। तिरुपति इतना बड़ा देवस्थान है, हम यहाँ वहाँ पर जाकर आते हैं, वहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं, और उसी की पत्नी महालक्ष्मी यहाँ पर होते हुए भी विकास के नाम पर निधि बहुत आता है कोल्हापुर को, लेकिन आज तक किसी ने भी उस मंदिर का डेवलपमेंट या फिर वहाँ पे कुछ सुविधाएं, मैं पर्सनली लेडीज़ के लिए बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कोल्हापुर में अच्छे बाथरूम भी उपलब्ध नहीं है महिलाओं के लिए। यदि हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो पग पग पर उस तिरुपति के वहाँ पर तो इतनी सुविधाएं, स्वच्छता की इतनी स्वच्छता गृह है, तो ऐसा कुछ तो करना चाहिए ना। यहाँ पर क्या है कि ये नेता मेरा वो नेता मेरा, जब भी चुनाव आते हैं तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और चुनाव के समय इन लोगों में दोनों में विरोधाभास होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन चुनाव होने के बाद जो चुनकर आते हैं उन्होंने इकट्ठा होकर अपना कोल्हापुर समझकर कोल्हापुर के लिए काम करना चाहिए, ऐसी उम्मीद। क्या लगता है जिस तरह से शहरों का विकास होना चाहिए वो हो नहीं रहा है? कोल्हापुर ये महालक्ष्मी की भूमि है, यहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज है, उसको उन्होंने कहा है। आपका मुद्दा कौन सा है? मेरा मुद्दा है प्रदूषण। जैसे कि आज हम देख रहे हैं औद्योगिक क्रांति तो हो रही है, लेकिन जंगल जहाँ सभी तोड़े जा रहे हैं। यहाँ हम राजाराम तालाब के पास पूर्वी के ज़माने में आते थे तो बहुत घनी दाट जंगल थी, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति हो रही है, वहाँ अपार्टमेंट बना रहे हैं लेकिन जंगल तोड़ रहे हैं, इसलिए प्राणी जो है बस्ती में आ रही है। तो हम शेरी लेकर जाकर छोड़ेंगे और बाघ को वहाँ ही बिठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और पेड़ को जगाने होंगे, ऐसा मेरा मुद्दा है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीने के लिए, इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। क्या कहेंगे आप जिस तरह से पर्यावरण का हानि हो रहा है,
उसको किस तरह से देखना चाहिए? सर वर्तमान में मैं यही कहूँगा कि वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो बहुत सारे वर्तमान पत्र हो, समाचार पत्र हो, चाहे न्यूज़ हो, हर पक्ष यही कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास जो है वह प्रकृति का विनाश करते हुए हो रहा है। हर कोई देखता है कि जब हम हाल ही में हम देखते हैं कि अरावली पर्वत का इशू हो, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही वह स्थगिति अभी दी हो, लेकिन वो भी देखिए कि कुछ क्या कहें हम, कुछ बिजनेसमैन को उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो जंगल बेचा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी अभी नासिक में हाल ही में कुंभ मेला हो रहा है, उस कुंभ मेला में लोगों को ठहरने के लिए जंगल को काट रहे हैं। ऐसे साधु एकत्रित करने के, वह पेड़ बड़े होने के लिए कितने साल लगे हैं, उन एक दिन के लिए आप उन सारे जंगलों को काट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम विकास करें। ये कौन सा विकास है? आप प्रकृति का नाश करें। जब प्रकृति आपको ये देगी ना तो दोगुनी तरफ से देगी, आप इसका विचार भी नहीं करते। इस सरकार को देखना चाहिए। सर मेरा एक ही मुद्दा है कि सरकार विकास कर ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ जातिवादी और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकास करना ही नहीं है, सिर्फ इस जाति का है, उस जाति का है, ऐसा है वैसा है, इसको बता करके हम विकास को रोकना है, और यही मुद्दा है। इसके ऊपर सरकार ने बहुत सा विचार करना चाहिए और जो विकास नहीं हुआ है उस विकास को बहुत अच्छी तरीके से करके हिंदुस्तान को दुनिया में एक नंबर का देश बनाना चाहिए। यही मेरा। विकास नहीं हुआ है लेकिन सरकार दावा करती है कि विकास हो रहा है। सर विकास थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सारे किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। आज प्याज के दाम उन्होंने गिरा दिए हैं, निर्यात मतलब दूसरे देश में माल नहीं पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान सुसाइड करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? पर्यावरण तो ठीक है, एक बार कभी कभी बाढ़ आती है तो उसमें बहुत सारी फसल खराब हो जाती है, लेकिन कभी कभी देखा जाए तो कभी कभी उनको जो प्याज का जो रेट है तो वो सही तरह से नहीं मिलता, वो लॉस में है। सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए। यही मेरा सरकार से विनती है, यही मेरी सरकार से विनती। थैंक यू। आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आ गए, लेकिन एक मुद्दा है जो नहीं आया है, आप वो कहना चाहते हैं? एक मुद्दा जो ऐसा है कि आज जो राजनीतिक परिस्थितियां जो है महाराष्ट्र की खास तौर पर देखी जाए तो एक ऐसा पक्ष नहीं है कि वो महाराष्ट्र को वहाँ पर सांसद तक ले जा सके और महाराष्ट्र को वहाँ पर रख सके। एक ऐसा पक्ष नहीं है। ये हमारे महाराष्ट्र की दुर्भाग्यवश कहा जा सकता है कि हमारे महाराष्ट्र का ये दुर्भाग्य है। और मोदी जी ने 2014 में जो कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अब तक जो किसान है, जो गरीब वर्ग है, वह आज तक आस लगाए बैठा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। सिर्फ उन्होंने बोला और हमने सुना और उससे ही हम संतुष्ट हो गए कि अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन सही में आएंगे? अच्छे दिन सही में आएंगे क्या, ऐसा इनको लगता है? बहुत सारा चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर राय रखी है, और कौन सी चीज़ है जो उस पर राय रखना चाहते हैं? अगर यहाँ पर सरकार की बात चल रही हो तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। अगर सरकार हमें, जो गरीब लोग होते हैं जो समाज में या फिर ग्रामीण गांव में, तो हमें स्वास्थ्य धान्य राशन दिए जाते हैं गरीबों के लिए, तो वो जो राशन हमें मिलता है तो वो राशन अगर आप देते हैं तो अच्छा दो ना, ढंग का दो। वो उस राशन को हमारे जानवर तक नहीं खाते तो इंसान कैसे खाएंगे? उस राशन में हमें चावल मिलते हैं या गेहूँ मिलते हैं, उसमें भी कीड़े पड़े होते, वो हम लोग कैसे खा सकते? गरीब लोग कैसे खाएंगे? ये सरकार मजाक उड़ा रही है क्या गरीब लोगों की? अगर सरकार क्या भीख में दे रहे हैं हम लोग? अगर देना है तो अच्छा ढंग का दो ना, अगर नहीं देना तो मत दो। तो मुझे सरकार को एक बात कहना है कि सरकार को इस ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही बात है। समाज कल्याण, हमारा भारतीय महाराष्ट्र का समाज कल्याण जो विभाग है उसके अंदर यह सब कुछ महिला और बाल विकास कल्याण है या हमारा ये धान्य का कोटा है, ये सब जो समिति नियमती है, यह समिति भ्रष्टाचारित हो ही गई है। साथ ही आज हम अनुसंधानकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और अनुसंधान करते समय हमने पहले पर्यावरण, शिक्षा और जातीयता
आज की 21वीं सदी में जातीयता कहीं भी नहीं गई है, क्योंकि मेरा अनुसंधान का विषय 21 आजकल पत्रिका जो समाज माध्यम ही है, उसमें की जो कविता है वो कविताएं भी आज जातीयता को दर्शाती हुई हैं। ये दर्शाने वाली कविताओं का माध्यम विमर्श के माध्यम है, लेकिन जो जातीयता है, दलित लोग हैं, विशेषता नारी है, किसान वर्ग है, मुस्लिम समाज है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी समाज है, इन सभी के प्रश्नों को आज के यथार्थवादी समय में भी विचार करने की जरूरत हम सभी को है। और ज़्यादातर ज़्यादा जो शासन में है उनका यह कर्तव्य है कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करे। आवाज़ तो हर कोई उठाता है, प्रश्न तो हर कोई करता है, लेकिन उसके जब उसे सुधारने के लिए या उसमें आयोजन करने की जब बात आती है तो सब लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, बहुत सारे विकास किया है ऐसा दावा करती है, लेकिन नीचे के लोग हैं वहाँ तक विकास नहीं पहुँचता, ऐसा लोगों का कहना है। सरकार ने कुछ योजनाएं अच्छी की है, कुछ बुरी की है। इसको लेकर जी न्यूज़ के माध्यम से जनसंवाद के अंतर्गत लोगों से बात किया। लोगों की राय है उन्होंने अपनी ओर से रखी है, लेकिन अभी इसके बारे में सरकार को खुद को सोचना चाहिए। कैमरामैन मिथुन के साथ मैं प्रताप नाइक, जी मीडिया, कोल्हापुर।